नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज प्लस साइंस एंड टेक एनालिसिस 12 ऑफ फरवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, 2 साइंस एंड टेक से है। एक तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किया है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बेल के रिगार्डिंग। वो क्या है डिस्कस करेंगे। फिर विशाखापट्टनम बीचेस में कोस्टल एरोशन हो रहा है, वो देखेंगे। फिर डीआरडीओ के अंडर जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वेट किया है 5th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट के लिए, वो देखेंगे। फिर साइंस एंड टेक में क्वासी क्रिस्टल से रिगार्डिंग एक न्यूज है दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नेम्स है, वो हम देखेंगे। फिर H5N1 इन्फेक्शन से रिगार्डिंग एक न्यूज है। तो ये 5 न्यूज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ द डे, ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब है दोस्तों, इफ यू से समथिंग विल हैपन योर डेड बॉडी, यू मीन यू डिसलाइक इट एंड विल डू एवरीथिंग यू कैन प्रिवेंट इट। मतलब देखिए, कोई चीज होने से अगर आपको रोकना है, मतलब आपका इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कुछ करने के लिए आ रहा है, तो उन्हें आप बोलोगे कि इट इज ओवर माई डेड बॉडी, मैं मर जाऊंगा तभी ये होने नहीं दूंगा। ठीक है। रिसेंटली मैंने एक बॉलीवुड मूवी में ये डायलॉग सुना था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है अपनी वाइफ को बोलता है कि तू इधर से जाएगी तो मेरा लाश के ऊपर से ही जाएगी। तो वही मतलब है दोस्तों, ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको काम का है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज डायरेक्शंस टू हेल्प बेल्ड आउट बट नॉट रिलीज्ड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। जीएस पेपर 2 जुडिशरी प्रिजन में ये न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मतलब क्या होता है? ऐसे प्रिजनर्स जिनका ट्रायल चल रहा है, जिनका पनिशमेंट क्या है कोर्ट ने अब तक सुनाया नहीं है, जिनके केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए उन्हें जेल में बंद करके रखा हुआ है। वो अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं है। समझ गए? दे आर कॉल्ड अंडर ट्रायल प्रिजनर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर के आसपास एक मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, पुलिस आएंगे, वो अपना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो पुलिस को एक इंडिविजुअल के ऊपर सस्पिशन हुआ कि पुलिस को लगता है कि उसी ने मर्डर किया होगा, तो पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको समझना है, वो बंदा अभी अक्यूज्ड है, वो कन्विक्टेड नहीं है। अगर उन्हें कन्विक्टेड बनाना है तो पुलिस को उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना होगा और कोर्ट में पेश करना होगा, और जज जो है वो डिसाइड करेंगे कि इन्होंने मर्डर किया है या नहीं किया है। अगर ये प्रूव हो जाता है उन्होंने मर्डर किया, तो मर्डर का जो पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा भी मिल सकता है। इतना क्लियर? तो वो इंडिविजुअल को सबसे पहले पुलिस क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, लॉकअप में बंद करेंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में जब एक इंडिविजुअल को रखते हैं, 24 घंटे के अंदर उन्हें नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये बात आपको मालूम होगा, कौन सा फंडामेंटल राइट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है ना? अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो इंडिविजुअल को वो पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। पुलिस कस्टडी माने वो इंडिविजुअल जो है पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप है ना, उधर रहेगा, पर उसके लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन है दोस्तों 15 डेज। तो आपको समझना है, पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 15 डेज है। ठीक है। या तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। अब आप पूछोगे जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी में क्या है ना, उस इंडिविजुअल को जेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो जेल में रहेगा, और उस इंडिविजुअल को अगर पुलिस को क्वेश्चन करना है या फिर इंटरोगेट करना है तो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा एक बार। पर अगर वो इंडिविजुअल पुलिस कस्टडी में है तो क्वेश्चन करने के लिए कोर्ट का परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में ही है, सीधा सीधा बात कर सकते हैं। पर अगर वो इंडिविजुअल जुडिशियल कस्टडी में है तो उन्हें अगर इंटरोगेट करना है तो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। इतना। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 डेज है, वेराज जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम ड्यूरेशन 60 डेज या 90 डेज है। बेलेबल ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 60 डेज है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 90 डेज है। पर देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्या है ना, जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट को ये समझाएंगे कि वो इंडिविजुअल को जेल के अंदर बंद रखना जरूरी है, हमारा इंट्रोगेशन या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा भी आपको केसेस देखने को मिलेगा जहां पे
जुडिशियल कस्टडी वाला जो लोग है वो 7, 8, 10 साल के लिए जेल के लिए बंद है, मतलब वो अक्यूज्ड है, अब तक कन्विक्ट नहीं बना है। तो जो जुडिशियल कस्टडी में लोग रहते हैं ना दोस्तों, उन्हें बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो आई होप आपको पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, ये समझ में आ गया। लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आया था दोस्तों, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि वो क्वेश्चन क्या था। ये देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ऑप्शंस थे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 नॉर 2। अब स्टेटमेंट्स देखिए। पहला, जुडिशियल कस्टडी के बारे में, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट। इतना तो सही है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है, वो जो अक्यूज्ड है कंसर्न मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रहेंगे। एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन ए पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। मैंने आपको क्या बोला था, जुडिशियल कस्टडी में जो अक्यूज्ड है वो जेल में बंद रहते हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं। पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड जो है पुलिस स्टेशन में लॉक्ड अप रहते हैं, वो भी 15 दिन के लिए। मैंने आपको बताया था ना। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेल में बंद रहते हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बोला था ना, अगर एक अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है और वो जेल में बंद है, अगर पुलिस ऑफिसर जो उनका केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा वो उस अक्यूज्ड को क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो एक एक बार कोर्ट का अप्रूवल लेना जरूरी है। तो वही बात इधर बताया दोस्तों, द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के अप्रूवल के बिना वो उस अक्यूज्ड को इंट्रोगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इसलिए हम आपको न्यूज इस तरह समझाते हैं। जब आप एक एक न्यूज को एनालिटिकल तरीके से समझोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहे हैं उस न्यूज से वो समझोगे, तब जाके आप इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चंस का आंसर लिख पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं दोस्तों। आप कितना भी पढ़ो, जब स्टेटमेंट आपके सामने आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है, दैट इज आवर इंटेंशन। इसलिए हम हर एक न्यूज को इस तरह कवर करते हैं, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। तो अब हम पहुंचते हैं दोस्तों न्यूज पर। न्यूज क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस इश्यू किया है बेल्ड आउट बट नॉट रिलीज्ड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को हेल्प करने के लिए। देखिए क्या है ना दोस्तों, हमारे देश में जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है जिनका ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जिनका इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफी सालों से वो जेल में बंद है। अब इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को भी बेल मिल जाता है, पर जब कोर्ट इन्हें बेल ग्रांट करते हैं ना, कोर्ट कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे कि कोर्ट उन्हें बोलेंगे एक आदमी का श्योरिटी चाहिए होगा, या फिर कोर्ट उन्हें बोलेंगे आपको 50,000 आज बॉन्ड रखना होगा, तब जाके आपको बेल मिल जाएगा। पर होता क्या है ना दोस्तों, कई सारे प्रिजनर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते, जिनको श्योरिटी देने के लिए कोई बाहर से नहीं आएंगे, तो वो लोग बेल ग्रांट होने के बाद भी जेल के अंदर ही रहते हैं। तो रीजनली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया कोर्ट को। उन्होंने बोला अबाउट 5,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वेर इन जेल डिस्पाइट कोर्ट्स ग्रांटिंग देम बेल। मतलब उन्हें बेल मिला है पर वो बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो कंडीशंस रखा था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ना उनके पास पैसे है, ना उनके लिए श्योरिटी देने के लिए कोई है। तो इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट ने एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया था। अमिकस क्यूरी का मतलब है दोस्तों फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। देखिए कभी कभी कुछ केसेस का ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझने के लिए कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं। अमिकस क्यूरी क्या करेंगे, कोर्ट के बिहाफ पर उधर जाके चीजों को समझेंगे, क्या हो रहा है ये समझ के फिर कोर्ट को बताएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोर्ट के पास या फिर जजेस के पास इतना टाइम कहाँ है एक एक इवेंट का ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जाके फिजिकली चेक करने के लिए, इसलिए कोर्ट अमिकस क्यूरी अपॉइंट करते हैं। तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ने अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था एडवोकेट गौरव अग्रवाल को। उन्होंने बोला इन 5,000 प्रिजनर्स में से 2,357 को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किए थे एंड 1,417 को रिलीज भी किए थे, बट द फंडामेंटल वायलेशन ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ प्रिजनर्स कंटिन्यूज। तो बेसिकली नालसा ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया ना कि 5,000 ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है जिनको बेल मिलने के बाद भी वो जेल में है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था। तो अमिकस क्यूरी ने बोला है 5,000 में से
1417 को रिलीज किया गया था, बट यह बात सही है दैट द फंडामेंटल वायलेशन ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ प्रिजनर कंटिन्यूज। पॉवर्टी की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से बेल मिलने के बाद भी वो बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसे कई सारे केसेस है, ये अमिकस क्यूरी ने कोर्ट को समझाया है। तो नालसा के रिपोर्ट और अमिकस क्यूरी के सजेशंस को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किया है बेल्ड आउट बट नॉट रिलीज्ड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को बेल मिल जाता है तो 7 दिन के अंदर वो रिलीज होना चाहिए प्रिजन से। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिया है। सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट को ई प्रिजन्स सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे ई प्रिजन्स सॉफ्टवेयर क्या है? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों हमारे देश में प्रिजन्स के लिए। इसमें प्रिजनर्स के डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ई प्रिजन्स सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट करना है कि एक प्रिजनर को कब बेल अलॉट हुआ है और कब वो जेल से बाहर गया है, ये सारे डिटेल्स, ताकि सबको पता चले क्या हो रहा है। So the prison authorities should then inform the district legal services authorities concerned if an under trial prisoner is not released within 7 days of the grant of bail। तो बेल ग्रांट होने के बाद 7 दिन के अंदर वो प्रिजनर रिलीज हो रहा है या नहीं, इस बात प्रिजन अथॉरिटीज को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। और डीएलएसए को इसके बाद एक वॉलंटियर को भेजना पड़ेगा या फिर एक एडवोकेट को भेजना पड़ेगा जेल विजिट करने के लिए। एंड दे शुड असिस्ट द प्रिजनर इन ऑल वेज पॉसिबल फॉर हिज रिलीज। तो वो प्रिजनर को जो कुछ भी हेल्प चाहिए जेल से बाहर जाने के लिए, चाहे वो श्योरिटी का हो, बॉन्ड का हो, वो सब हेल्प देना चाहिए और कैसे भी करके वो प्रिजनर को उधर से बाहर ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोला है अगर एक प्रिजनर को टेम्पररी बेल देना है ताकि वो बाहर जा सके और बेल के लिए जो बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज है वो अरेंज कर सके तो वो भी दे दो। मतलब देखिए कभी भी एक प्रिजनर बेल मिलने के बाद जेल में सड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस इशू किया है दोस्तों। एंड इन केसेस इन विच बेल बॉन्ड्स वेर नॉट फर्निश्ड विद इन 1 month ऑफ बेल द कोर्ट कंसर्न में सो मोर टू टेक अप द केस एंड कंसिडर वेदर द कंडीशंस ऑफ बेल रिक्वायर मॉडिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक प्रिजनर को 50,000 रुपये बोर्ड देना होगा अगर बेल चाहिए, और वो गरीब है, 50,000 रुपये उनके पास नहीं है, तो 1 महीने तक भी वो 50,000 रुपये अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उस कंसर्न कोर्ट को वो केस को टेकअप करना है, फिर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन या मॉडिफिकेशन करना है बेल कंडीशंस में। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है अगर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को बेल मिल रहा है किसी और रीजन की वजह से वो जेल के अंदर सड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, वो है। अब मैं आपको बताऊंगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट वॉज फाउंडेड इन 1995 under the Legal Services Authority Act of 1987 to monitor and review the effectiveness of legal aid programs and to develop rules and principles for providing legal services under the act। मतलब देखिए दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ये लिखा है स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ए लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। मतलब देखिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ के सामने इक्वालिटी इंश्योर करना और ऐसा एक लीगल सिस्टम को इंश्योर करना जो जस्टिस को प्रमोट करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं। आसान भाषा में देखिए दोस्तों, अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कोर्ट के पास जाओगे। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम है। या फिर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रहा है तो आप क्या करेंगे? कोई भी कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आजकल अगर आपको कोर्ट अप्रोच करना है तो एक एडवोकेट के थ्रू ही आप अप्रोच करोगे ना, तो एडवोकेट का फीस सुन के आपको चक्कर आ जाएगा, आपको लगेगा इससे अच्छा तो इनजस्टिस है कि नहीं। एडवोकेट लाखों रुपए ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए जो हाई कॉस्ट एडवोकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली उनके लिए भी जस्टिस इंश्योर करने के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फाउंड हुआ था 1995 में अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। इसके अलावा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज डीपीएसपी का आर्टिकल 39A में भी लिखा है दैट स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स। तो बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है, जो पुअर पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन्हें हेल्प करना। अगर उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर वो कोर्ट पहुंचना चाहता है, तो उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जाके लॉ के सामने इक्वालिटी इंश्योर होगा। तो ये सबका इंप्लीमेंटेशन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम है। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नीचे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नीचे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। ठीक है, वैसे आपने लोक अदालत के बारे में सुना होगा ना, लोक अदालत को भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ही कंडक्ट करते हैं। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला है बीचेस इन विशाखापट्टनम आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ए डिजास्टर से एक्सपर्ट्स, जीएस पेपर 3 कोस्टल एरोजन। देखिए, रिसेंटली राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेस जितेंद्र सिंह साहब ने बोला है अबाउट 294.89 किलोमीटर्स और 28.7% ऑफ द कोस्टलाइन इन आंध्र प्रदेश इज अंडर वेरिंग डिग्रीज ऑफ एरोजन। तो आंध्र प्रदेश के जो कोस्टलाइन है दोस्तों, उधर कोस्टल इरोशन हो रहा है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये आरके बीच विशाखापट्टनम का फोटो है। आरके बीच विशाखापट्टनम का एक फेमस बीच है, तो उधर भी कोस्टल इरोशन हो रहा है। ठीक है, सो ये पता चला है फ्रॉम द फाइंडिंग्स एंड सर्वेस बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR, and he had quoted about 28.81 किलोमीटर ऑफ कोस्टलाइन इन विशाखापट्टनम इज प्रोन टू एरोशन। तो केवल विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनने वाला है, तो विशाखापट्टनम का जो कोस्टलाइन है उसका 28.81 किलोमीटर एरोशन के लिए। वैसे देखा जाएगा तो विशाखापट्टनम रीजन में ये जो बीच एरोशन हो रहा है या फिर कोस्टल एरोशन हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये शुरू हुआ था 1930 में, जब विशाखापट्टनम पोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। विशाखापट्टनम पोर्ट का कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उन्होंने ब्रेक वाटर क्रिएट किए थे। अब आप पूछोगे ब्रेक वाटर क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये पोर्ट है, ठीक है। अब ये पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर नॉर्मली ब्रेक वाटर क्रिएट करते हैं। बेसिकली इधर से जो वेव्स आएगा ना, उसे ब्रेक करने के लिए। अब देखिए वेव्स आता रहेगा तो भी सी बात है, वेव्स के साथ सेडिमेंट्स भी आएंगे। अब सेडिमेंट्स आते ही रहेंगे तो पोर्ट का कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं होगा। ऊपर से अगर ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्ट होगा ना, तो ये एरिया का जो पानी होगा उधर वेव्स नहीं होगा, वो काम रहेगा। तो शिप्स एंड बोट्स को पार करने के लिए आसान रहेगा, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह एकदम आसान रहेगा, है कि नहीं। अगर हाई वेव्स आते रहेंगे तो शिप्स स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसमें लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप देखोगे जितने भी पोर्ट्स है उस एरिया में ज़्यादा वेव्स आपको नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन। पर ये ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन की वजह से और एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों। आपको एक बात समझना है, द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ सैंड आर प्राइमरली ड्यू टू द हाई वेव एक्शन एंड हाई वेव एनर्जी एंड द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन मैन ट्राइज टू ऑक्यूपाई देम और मेडल विद देम। देखिए, जब आप नेचुरल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो हो सकता है आपका कुछ फायदा हो रहा हो। जैसे कि आपने ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्ट किया, इससे आपका पोर्ट एकदम स्टेबल हो गया, इधर कुछ वेव नहीं आ रहा है, इधर से सेडिमेंट डिपॉजिट्स भी नहीं हो रहा है, तो भी ऐसी बात है पोर्ट का एक्टिविटी सही तरह चल रहा है। पर आपको समझना है, आपने एक नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब किया है। बेसिकली क्या है ना, ये जो सी से हाई वेव आता है वो सैंड को लेके भी आता है। अब देखिए, बीच में से डाउन ड्रिफ्ट एरोशन तो होगा ही, मतलब जब वेव आएगा, वेव वापस जाएगा, वो सैंड को लेके जाता है। पर हाई वेव जो है वो सेडिमेंट्स को लेके भी तो आता है, बेसिकली बीच का नरिशमेंट भी तो बेसिकली एक्सपर्ट्स का कहना यह है, बीच वाटर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से बीच का जो नरिशमेंट है, जो नेचुरली होना चाहिए था, जो सेडिमेंटेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। इस वजह से विशाखापट्टनम एरिया में जितने भी बीचेस है उधर केवल इरोशन हो रहा है, पर डिपोजिशन ऑफ सैंड नहीं हो रहा है। तो उनके हिसाब से आज से 50 साल के अंदर विशाखापट्टनम में बीच नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसी तरह अगर कोस्टल एरोशन होते रहेंगे फिर विशाखापट्टनम का जो बीच है वो भी मुंबई का बीच जैसे बन जाएगा। जैसे कि मुंबई का मरीन ड्राइव आप में से कुछ लोग देखा होगा, उधर कोई बीच नहीं है, केवल सी वॉल है। आपको सी वॉल के ऊपर बैठना है और समुद्र देखना है। सी वॉल क्या है? बेसिकली जब कोस्टल एरोशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए उधर कंक्रीट का एक वॉल बना देते हैं, ठीक है, तो उसे सी वॉल बोलते हैं। तो विशाखापट्टनम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एंड सी वॉल इज द लास्ट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट फर्दर कोस्टल एरोशन, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये मुंबई का मरीन ड्राइव है। इधर आपको कोई बीच दिख रहा है क्या? इधर केवल आपको सी वॉल दिख रहा है। फर्दर कोस्टल एरोशन को प्रिवेंट करने के लिए इसी तरह बड़े बड़े पत्थर या कंक्रीट डाल के रखा हुआ है। तो यही हाल होने वाला है विशाखापट्टनम का भी, अगर कोस्टल एरोशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स इमीडिएट बेसिस पर अडॉप्ट नहीं कर। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से दो सॉल्यूशन है। वन इज बीच नरिशमेंट। बीच नरिशमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली कहीं और से सैंड उठा के इधर जाके डिपॉजिट करना होगा।
मतलब जो सैंड इरोड हुआ है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए आर्टिफिशियली ये काम करना होगा। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमर्ज्ड ब्रेक वाटर अबाउट 500 मीटर्स फ्रॉम द शोर लाइन कुड ऑल्सो एक्ट एज ए सोल्यूशन। सबमर्ज्ड ब्रेक वाटर मतलब क्या होता है, इसे रीफ ब्रेक वाटर भी बोलते हैं दोस्तों। ये पानी के नीचे कंस्ट्रक्ट होता है शोर लेन के पैरेलल में। मान लीजिए ये शोर लेन है, ठीक है, और इधर करीब 500 मीटर के आसपास पानी के नीचे इस तरह रीफ ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये ऊपर से दिखाई नहीं देगा। इससे फायदा क्या होना दोस्तों, जो सैंड का डिपोजिशन है वो ऊपर से हो जाएगा और जो डाउनड्रिफ्ट इरोशन होता है ये प्रिवेंट होगा इधर। तो बेसिकली डिपोजिशन होता रहेगा और कोस्टल एरिया में से जो सैंड का इरोशन होता है वो प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली सबमर्ज्ड ब्रेक वाटर्स क्या करते हैं, इट वुड ब्रेक द एनर्जी ऑफ द वेव्स। इनकमिंग वेव्स का जो एनर्जी है उसे ब्रेक करेंगे एंड वेव करंट की वजह से जो इरोशन होता है दोस्तों उसे प्रिवेंट करेंगे। बेसिकली इरोड होके सैंड आगे जाएगा नहीं। अगला है डीआरडीओ आस्क प्राइवेट इंडस्ट्री टू जॉइन इन 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट, जीएस पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में आपने सुना होगा। दिस फंक्शंस अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1984 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। किसके लिए, इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ओवरसी करने के लिए। इन्होंने HAL तेजस को डेवलप किया था, ठीक है, और अभी के हिसाब से ये HAL का ही एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। बेसिकली अडा में आपको साइंटिस्ट मिलेगा जो मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप करते हैं हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। वैसे ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ न्यूज क्या आया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी इन्वाइट किया है। वैसे ये एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब आप पूछोगे 5th जनरेशन फाइटर जेट का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं दोस्तों, आपने 3G 4G 5G के बारे में तो सुना है, आपको पता है इसके बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली लैटेंसी कम है जब आप 3G से 4G में जाओगे, 4G से 5G में जाओगे। लैटेंसी माने जो रेस्पॉन्डिंग टाइम है, तो बेसिकली स्पीड ज्यादा है कि नहीं। तो उसी तरह 4th जनरेशन फाइटर से एडवांस्ड है 5th जनरेशन फाइटर, है कि नहीं। इसमें आपको मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलेगा, लाइक स्टेल्थ, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, एजाइल एयरफ्रेम्स विद सुपर क्रूज परफॉर्मेंस, एडवांस्ड एवियोनिक्स परफॉर्मेंस, हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह वगैरह। तो बस आप यही समझ लीजिए इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट दैट इज लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होगा। 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और अभी के हिसाब से केवल यूएस, रशिया एंड चाइना के पास ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडिया का इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने वाला है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विच इज नॉन एज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स का भी पार्टिसिपेशन इन्वाइट किया है अडा, ये न्यूज आया है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 1984 को अडा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ये अडा ने सक्सेसफुली कैरी आउट भी किया, ये बात आपको मालूम है। तो इसीलिए सेंटर इस एजेंसी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया टू डिजाइन ए न्यू फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स विच विल बी ए 5th जनरेशन। तो अडा को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली डेवलप करने के बाद सेंटर ने और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया इंडियन एयरफोर्स के लिए, एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आप डेवलप करो, डिजाइन करो, जो मीडियम वेट होगा, मल्टी रोल होगा और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। तो अडा के हिसाब से it is in the critical design review phase and is now awaiting approval from the cabinet committee on security। तो cabinet committee on security का अप्रूवल मिलने से इसका जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट 90 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे फॉर ए फिजिबिलिटी स्टडी ऑन डिजाइनिंग ए 5th जनरेशन फाइटर। इसके बाद 447 करोड़ रुपीस बाद में सैंक्शन किया था। वैसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अडा का है, मैन्युफैक्चर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, HAL का है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैसे देखिए अगर आप बेंगलुरु में जाओगे आपको अडा, HAL ये सब पास पास में मिलेगा, ठीक है। तो अडा वाले जो है वो एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है वो सबको डेवलप करके देते हैं। इसके बाद HAL जो है एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वगैरह शुरू हो चुका है और अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल का वेटिंग है बस। वैसे ये जो AMCA होगा इट विल बी ए 25 टन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसमें ऑब्वियस सी बात है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होगा एंड इट इज इंटेंडेड टू हैव एन इंटरनल कैरियज ऑफ 1500 किलो ऑफ पेलोड, 5500 किलो ऑफ एक्सटर्नल पेलोड विथ 6500 किलो ऑफ इंटरनल फ्यूल। तो बेसिकली
स्पेसिफिकेशन वगैरह बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए लास्ट सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 का डेवलपमेंट के लिए 9000 करोड़ अलोकेट किए थे, जिसमें से 2500 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है दोस्तों। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मार्क 2 2025-26 तक रोल आउट होने वाला है और पहला फ्लाइट प्लान है 2026-27 तक। एंड LCA मार्क 2 हेवियर होगा, मच मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा जो करंट लाइट कॉम्बैट वेरिएंट सच एज LCA मार्क 1 से, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स 48,000 करोड़ का एक डील साइन किया है HAL के साथ, बेसिकली LCA मार्क 2 का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सब बातें बताया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोला वो आप नोट कीजिएगा, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पहला न्यूज है, थर्ड सोर्स ऑफ नेचुरल क्वासी क्रिस्टल्स प्रिजर्व्स देयर रेप्यूटेशन फॉर वायलेंट ऑरिजिन्स। देखिए दोस्तों, इधर काफी कुछ बातें बताया जा रहा है, मैं आपको केवल वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले क्वासी क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है। क्वासी क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स है जिसमें एटम्स जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, जो रिपीट होगा इर्रेगुलर एट प्रेडिक्टेबल इंटरवल्स में। कंफ्यूज हो गया होगा मुझे मालूम है दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, अगर आप एक सॉलिड हाथ में लोगे और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, बेसिकली उसके अंदर एटम्स कैसा अरेंज्ड है, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर एटम्स एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में है। बेसिकली वो पैटर्न फिक्स्ड है, कोई भी सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट पैटर्न जो है फिक्स्ड है। अगर आप क्रिस्टल्स में देखोगे, एटम्स कुछ इस तरह अरेंज्ड है, वो जो पैटर्न है ना वो पीरियोडिकली रिपीट होता है। मतलब एक पैटर्न मिलेगा, फिर दूसरे पैटर्न, फिर तीसरा पैटर्न, फिर पहला वाला पैटर्न फिर से आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली पीरियोडिकली वो पैटर्न जो है रिपीट होता रहेगा। Whereas क्वासी क्रिस्टल्स में क्या होगा, द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इर्रेगुलर येट प्रेडिक्टेबल इंटरवल्स। मतलब देखिए, क्वासी क्रिस्टल्स में भी एटम्स का जो अरेंजमेंट पैटर्न है वो रिपीट होगा, पर वो इर्रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट होगा। फिर भी वो इर्रेगुलर इंटरवल्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस इतना ही समझ लीजिए। बेसिकली सॉलिड क्रिस्टल एंड क्वासी क्रिस्टल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है जिस तरह से उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्वासी क्रिस्टल्स को लैब में क्रिएट करना आसान काम नहीं है। फिर भी देखिए 1982 में अमेरिकन इजरायली साइंटिस्ट डैन शेटमैन ने क्वासी क्रिस्टल्स को डिस्कवर किया लैब में, ठीक है। फिर 1990s तक साइंटिस्ट बिगन लुकिंग फॉर क्वासी क्रिस्टल्स इन नेचर। तो नेचर में क्वासी क्रिस्टल्स को ढूंढना शुरू किया साइंटिस्ट ने 1990 से, ठीक है। तो लुका बिंडी, पॉल स्टेनहार्ट करके कुछ साइंटिस्ट ने 2009 में पहला नेचुरल क्वासी क्रिस्टल को आइडेंटिफाई किया। कहां से? फ्रॉम ए खाटेरका मीटियोराइट लाइंग इन द कोरियाक माउंटेन्स ऑफ रशिया, ठीक है। तो रशिया में कोरियाक करके एक माउंटेन्स है, उसमें खाटेरका करके एक मीटियोराइट का फ्रैगमेंट्स पड़ा हुआ है, उसमें से पहला नेचुरल क्वासी क्रिस्टल को 2009 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया करके बोला गया, ठीक है। नाउ फिर फर्दर एनालिसिस किया तो पता चला एटलीस्ट 3 वेराइटीज आर देयर, 2 ऑफ एन आइसोसाहेड्राइट एंड ए डेकागोनाइट लेटर जॉइंड बाय क्वासी क्रिस्टल अप्रोक्सीमेंट कॉल्ड प्रोक्सी डेकागोनाइट। तो देखिए दोस्तों, इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। आपसे मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछ सकता है, आइकोसाहेड्राइट, डेकागोनाइट, प्रोक्सी डेकागोनाइट, ये सब क्या है, विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो आप बता सकते हैं इट्स ए क्वासी क्रिस्टल, ठीक है। उतना ही दोस्तों, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है मैमेलियन स्प्रेड ऑफ H5N1 एंड इट्स पैंडेमिक पोटेंशियल, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू के बारे में आपने सुना होगा। इट इज ए हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन जो प्राइमरली बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं। आजकल देखा जाएगा तो ये जो इन्फेक्शन है ये बर्ड से मैमल्स में भी ट्रांसमिट हो रहा है और इस फिनोमिनन को स्पिल ओवर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिकली बर्ड से इन्फेक्शन जब मैमल्स में ट्रांसमिट होता है ना, इसे आप स्पिल ओवर बोल सकते हैं। तो H5N1 आजकल मैमल्स में काफी खतरनाक बन चुका है, इस बारे में एक आर्टिकल है दोस्तों। तो क्या लिखा गया, 2020 में H5N1 का एक नया स्ट्रेन रिपोर्ट हुआ 2.3.4.4b और ये एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में स्प्रेड होने लग गया। 2021 एंड 2022 तक ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में पहुंच गया। तो ये जो न्यू H5N1 वेरिएंट है दैट इज 2.3.4.4b, ये आजकल सील्स, सी लायंस, डॉल्फिन, लायन, ऑटर्स एंड फॉक्सेस में देखने को मिला है दोस्तों। तो H5N1 जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तो इनका सेवरल म्यूटेशंस भी पता चल गया। तो वन
म्यूटेशन का नाम है T271A म्यूटेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपसे पूछ सकता है T271A म्यूटेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको बताना है इट इज रिलेटेड टू H5N1। ठीक है, नाउ confirmed intra-mammal transmission of the new H5N1 variant was seen 2022 in minks at a farm in Spain। तो बेसिकली मैमल में तो इन्फेक्ट हो रहा है, अब मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन भी होने लग गया, ये पता चला 2022 में जब स्पेन में एक फार्म में एक रिपोर्ट हुआ। ठीक है, तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है दोस्तों, मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो ये मैमल से, बेसिकली ह्यूमन भी एक मैमल है, तो उनसे एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो H5N1 वेरिएंट दैट इज 2.3.4.4 भी इधर इंपॉर्टेंट है, एंड दिस T271A म्यूटेशन इज सो इंपॉर्टेंट, ये आप नोट करके। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।